तो यस्टरडे हमने रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट किया था एंड हमने बेसिक कंसेप्ट देखा जो हम 10th तक देखे थे वो। उसके बाद हम थोड़ा और डिटेल्ड में गए थे कि भाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन ऐड होगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव आयन ऐड होगा, रिमूव होगा एंड ऑल। उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी देखे थे एंड उसके बाद और डिटेल्ड में कि भाई लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में हम रेडॉक्स रिएक्शंस को डिफाइन करते थे। तो आज फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो आज की थियरी है कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। ओके, क्या बोल रहे हैं? कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस, सबसे पहले तो पीछे का पार्ट पढ़े हम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने वाला। कॉम्पिटिटिव मतलब क्या कि भाई कंपटीशन है, किन के बीच में कंपटीशन है? जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने वाले हैं उनके बीच में। मतलब कि मेरे पास ऐसे दो एलिमेंट है, दोनों के दोनों को ही इलेक्ट्रॉन को लूज करना है। अगर एक लूज करने वाला और एक गेन करने वाला हो तो एडजस्ट हो जाएगा, गाड़ी आगे चल जाएगी। लेकिन दोनों को ही लॉस करना है या दोनों को ही गेन करना है, तब क्या करेंगे? तो वैसे सिचुएशंस अभी आगे हम देखने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव कंपटीशन हो रही है उनके बीच में, नहीं पहले मैं इलेक्ट्रॉन लूज कर दूंगा, नहीं पहले मैं कर दूंगा, या फिर मैं गेन कर लूंगा, मैं गेन कर लूंगा, लाइक दैट। ओके, so place a strip of metallic zinc in aqueous solution of copper nitrate as shown in the figure। मतलब कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, उसमें हमने एक मेटालिक स्ट्रिप डाली है, किसकी? जिंक की। ओके, so for about 1 hour you may notice that the strip becomes coated with the reddish metallic copper and the blue color of the solution disappears। ये तो हमने 10th में भी देखा था, CuSO4 का भी ब्लू कलर होता था। ओके, वैसे ये कॉपर नाइट्रेट है, उसका भी कॉपर की वजह से क्या है? ब्लू कलर है। तो जिंक के स्ट्रिप थी, उसके ऊपर थोड़ा बहुत लेयर आ जाता है, किसका? कॉपर का। और जो कॉपर नाइट्रेट के जो सॉल्यूशन का जो ब्लूइश कलर था वो भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, उसका जो अपीयरेंस है वो कम हो रहा है। तो कम हो रहा है मतलब क्या? कॉपर रिड्यूस हो रहा है, कॉपर वहां से जा रहा है और ये जो स्ट्रिप है उसमें कॉपर आ रहा है। ओके, सो दैट इज द थिंग। Formation of Zn+2 ions among the products can easily be judged when the blue color of the solution due to the Cu+2 has disappeared। मतलब क्या कि अंदर जो कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन था वहां पे Cu+2 है और नाइट्रेट भी -2 है। ओके, तो सी कॉपर नाइट्रेट था, लेकिन हमने जिंक की स्ट्रिप डाली तो जिंक भी Zn+2 है। मतलब कॉपर +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो भाई जिंक भी 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब दोनों के बीच में कंपटीशन शुरू हो गई कि भाई कौन देगा, सबसे पहले कौन देगा। लेने वाला तो एक ही है, नाइट्रेट, लेकिन देगा कौन? ओके, सो देखा हमने कि कॉपर का कलर कम हो रहा है। मतलब क्या कि कॉपर के बजाय जिंक काम कर रहा है, जिंक आगे बढ़ रहा है कि भाई मैं दे दूंगा, ऐसे, लाइक दैट। If hydrogen sulfide gas is passed through the colorless solution containing Zn+2 ions, appearance of white zinc sulfide ZnS can be seen on making the solution alkaline with the ammonia। मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करें अंदर से तो भी चेंज हो जा रहा है। क्यों? अभी क्या था? अभी Zn+2 आयंस है। ओके, कॉपर +2 वाला रिड्यूस हो रहा है और Zn के स्ट्रिप पे चला गया। अब एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम क्या करते हैं? Zn सल्फाइड, ओके, जिंक सल्फाइड और से हाइड्रोजन सल्फाइड, जिंक सल्फाइड तो बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करेंगे। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास किया, मतलब यहाँ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन है और सल्फाइड नेगेटिव आयन है। तो अब तो Zn भी अंदर था ऑलरेडी पॉजिटिव आयन, तो अब वो भी डिस्प्लेस कर सकता है। तो इसीलिए क्या हो गया कि ZnS बन गया, कैन बी सीन ऑन द सॉल्यूशन मेकिंग द अल्कलाइन विद द एमोनिया। मतलब कि Zn सल्फाइड बन गया। कहने का मीनिंग क्या है? सबसे पहले हमने क्या लिया? कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट में माइनस आयन कौन सा है? एनायन कौन सा है? नाइट्रेट, NO3-2, कॉपर नाइट्रेट CuNO3। ओके, सो जो NO3 है वो नेगेटिव आयन है, उसके साथ पॉजिटिव कौन जुड़ा हुआ है? कॉपर, Cu+2। अभी हमने जिंक की स्ट्रिप डाल दी, जिंक की स्ट्रिप डाली तो अब वो भी, कॉपर भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव, लेकिन ये ज्यादा पावरफुल है। तो अब Zn+2 रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ? नाइट्रेट आयन के साथ। कॉपर अलग हो गया, ओके, और कॉपर अलग हो गया और जिंक की स्ट्रिप पे बैठ गया और Zn+2 पहले
कॉपर प्लस 2 आयंस देता था, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन देता था, और नाइट्रेट 2 इलेक्ट्रॉन लेता था। अब जिंक स्ट्रिप डालने से क्या हुआ, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देगा और नाइट्रेट 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो कॉपर कुछ नहीं करेगा फिर। ओके, ये हो गया हमारा। कैसे पता चला ऐसा हुआ, क्योंकि जो कॉपर नाइट्रेट का जो ब्लूइश कलर था वो रिड्यूस हो रहा है, मतलब कि कॉपर की इफेक्ट कम हो रही है। अब जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें से हम हाइड्रोजन सल्फाइड पास करते हैं। क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब है क्या हमारे पास, हाइड्रोजन पॉजिटिव और सल्फाइड का एस जो होता है वो नेगेटिव। हाइड्रोजन सल्फाइड पास किया तो अंदर कौन थे, अंदर थे Zn+2 NO3 -2, वो पहले से थे अभी। और अब हमने क्या किया, हाइड्रोजन सल्फाइड पास किया, तो H+ एंड S-। ओके, सल्फाइड माइनस में है, तो ये जो H+ है वो नाइट्रेट के साथ जुड़ जाएगा, A+ और वो माइनस। समझ में आ रहा है? ओके, H का प्लस और उसका माइनस, और फिर इसका माइनस क्या था, H2S था, तो सल्फाइड था। ओके, सल्फाइड और वहां पे क्या था, Zn, तो Zn और सल्फाइड जुड़ के क्या बन जाएगा, ZnS। समझ में आया? तो मतलब पहले कॉपर की जगह किसने ले ली, Zn ने, और फिर Zn की जगह किसने ले ली, हाइड्रोजन ने। समझ में आ गया? इट्स लाइक जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े थे हम क्लास 10 में, वही है। ओके, और इससे तुम्हें पता चलता है, इससे देखो और एक हमारी रिएक्टिविटी सीरीज जो आती है। ओके, इनको क्वेश्चन पूछा है तो अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज जो है हमारी, ओके, तो वो रिएक्टिविटी सीरीज में कौन पहला है, हम बोलते थे जैसे कि कानो कार मांगे तो कानो के। ओके, सो पोटेशियम जो है वो सबसे ऊपर है, पोटेशियम। तो क्यों वो सबसे ऊपर है और गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम वो सब लोग नीचे है, लेस रिएक्टिव है, तो क्यों ये सीक्वेंस जो है वो क्यों है, वो तो हमें 10th में तो बुक में ऐसे टेबल में दी, लेकिन ऐसा क्यों है, वो क्यों का रिएक्शन अभी हम देखेंगे, क्यों का रीजन अभी हम देखेंगे। ओके, सो देखो, if the hydrogen sulfide, ये तो हमने पढ़ लिया, the reaction between the metallic zinc and the aqueous solution of copper nitrate, okay, तो zinc and copper nitrate, तो Zn+2 and copper, तो वो क्या रहा है, देखो, in reaction zinc has lost electron to form Zn+2 and therefore zinc is oxidized। क्या बोला हमने कि Zn का स्ट्रिप डाला था जिंक का, तो वो उसमें से कॉपर निकल गया और ये Zn इलेक्ट्रॉन दे रहा है, Zn इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब Zn+2 हो गया। मतलब कल ही हमने देखा था, इफ यू आर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन देन तुम्हारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, हमने एक वर्ड बनाया था ओए ऐसे ओके, ओए, तो मतलब ए मतलब क्या आ रहा है, एक्सेप्टर, तो इफ यू आर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन ओए, तो ओ, तो मतलब यू आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो तुम दूसरों का ऑक्सीडेशन कर रहे हो और खुद का क्या कर रहे हो, रिडक्शन कर रहे हो। कब, जब तुम ए एक्सेप्ट कर रहे हो इलेक्ट्रॉन को, तब। हाँ, तो ओ ए दूसरा बनाया था RL। ओके, RL, तो वहां पे A एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे L मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इफ यू आर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, RL मतलब R मतलब यू आर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यू आर रिड्यूसिंग एजेंट, तुम रिड्यूसिंग एजेंट हो, उसका मीनिंग क्या, दूसरों का रिडक्शन करोगे और खुद का ऑक्सीडेशन करोगे। रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन नहीं, दे देता है नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे का रिडक्शन करे वो रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, दूसरे का रिडक्शन करे वो रिड्यूसिंग एजेंट, और खुद का ऑक्सीडेशन करे वो रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग मतलब एजेंट है ना, एजेंट मतलब ट्रैवल एजेंट बोलते हैं हम, टिकट एजेंट बोलते हैं कि भाई रेलवे की टिकट बुक करनी है, एजेंट को बोल दो, ब्रोकर को बोल दो। तो हमारा काम जो था टिकट बुक करने का, हमने एजेंट को बोला और हमारा काम एजेंट ने कर दिया, टिकट बुक कर दी। तो यहां पर भी क्या है, किसी का रिडक्शन करवाना है तो हम डायरेक्टली नहीं करवाते और एजेंट को बोलते हैं, तो वो क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, वो दूसरे का रिडक्शन कर देगा। तो दूसरे का रिडक्शन करेगा तो खुद का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ओके, तो मतलब क्या कि OA एंड RL लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो तो यू आर रिड्यूसिंग एजेंट मतलब तुम दूसरे का रिडक्शन कर रहे हो और खुद का ऑक्सीडेशन कर रहे हो। एंड दूसरा था OA, तो A मतलब एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर तुम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो तो यू आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरों का ऑक्सीडेशन कर रहे हो और खुद का रिडक्शन। तो ये Zn क्या कर रहा है, Zn में से Zn+2 बन रहा है। Zn में से Zn+2 कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, लॉस करेंगे तब। तो लॉस करेंगे तो RL आ गया,
तो RL आ गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब यू आर Zn क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। Zn रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब क्या, वो दूसरे का क्या कर देगा, रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे का रिडक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन। तो वही हम पढ़ रहे हैं, देयरफॉर जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड, मतलब जिंक खुद ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, लेकिन दूसरों का क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। समझ में आया? Evidently now, if zinc is oxidized, releasing the electron, something must be reduced, accepting the electrons lost by the zinc, मतलब जो जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं वो एक्सेप्ट कर लेगा। कॉपर आयन इज रिड्यूस्ड बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दी जिंक। समझ में आया? जो भी इलेक्ट्रॉन ले, जैसे नाइट्रेट में नाइट्रेट इलेक्ट्रॉन ले लेता था, तो वो एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, OA एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन A, तो एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब O मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरों का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन। ओके, तो वही चीज है। सो रिएक्शन कैन बी रिटर्न अगेन, Zn में से Zn+2 बन रहा है, कैसे बन रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और कॉपर +2 में से कॉपर बन रहा है, कैसे बन रहा है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन से। ओके, दैट्स इट। तो ये हमने देखा। देखो क्या था हमारा इनिशियल स्टेज, ऐसा था, क्या था कि हमने कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया था, जिंक रॉड प्लेस्ड इन अ कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो क्या देखा हमने, इसका रिजल्ट क्या था कि ये जो रॉड है जिंक का, उसके ऊपर कॉपर के डिपॉजिट आ गए, मतलब कॉपर सॉल्यूशन में से रॉड पे चला गया और रॉड का जिंक कहाँ चला गया, सॉल्यूशन में चला गया। डन, ये हमने देखा। दैट मींस इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर इज रिड्यूस्ड, ये डार्क ब्लू, लाइट ब्लू। ओके, नाउ अगेन हम क्या कर रहे हैं, इंटरमीडिएट स्टेज है। अब हम एक्चुअली तो क्या कर रहे थे, H2S गैस पास कर रहे थे, लेकिन यहाँ फिगर में हम वो नहीं दिखा रहे, ये इंटरमीडिएट स्टेट, एंड फाइनली Cu+2 इज डिपोजिटेड एज Cu, मतलब कि यहाँ पे कॉपर जा रहा था ना जिंक पर, तो इंटरमीडिएट स्टेट है, तो थोड़ा बहुत कॉपर, और बहुत ज्यादा ही कर दिया है, तो क्या पूरा का पूरा जो कॉपर का अंदर कॉपर नाइट्रेट में जो कॉपर है वो सारा का सारा जिंक के रॉड पे आ गया। तो जिंक के रॉड पे आ गया, तो जिंक कहाँ गया, जिंक अंदर सॉल्यूशन में चला गया, तो ये ब्लू कलर का था और ये क्या बन गया, कलरलेस बन गया। समझ में आया? पक्का? ओके, सो ये कंपटीशन थी किनके बीच में, जिंक और कॉपर के बीच में, कि भाई मैं पहले दूंगा, मैं पहले दूंगा, जैसे कहा नो कार। ओके, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, तो कौन जीतेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन। रिएक्टिविटी मतलब क्या, वो हमारा नाम क्या था, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी मतलब दूसरे के साथ रिएक्शन कर देना, उसको ही रिएक्टिविटी बोलते हैं। तो दूसरों के साथ कोई रिएक्शन कब करेगा, जब वो आयन है तब। अगर वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है या इलेक्ट्रॉन ले रहा है तभी तो रिएक्ट करेगा। अगर आइडियल गैस जैसा है तो वो तो आराम से बैठा हुआ है, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं लूंगा, मैं तुम लोगों को नहीं जानता, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, ओके, ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है, ऐसे लाइक दैट बैठा हुआ है वो। ओके, तो उसके जैसा है तो वो रिएक्शन में पार्टी नहीं करेगा। बट मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव किसे बोलेंगे, कि भाई जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे दे या ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले ले, उसे हम मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव बोलेंगे। तो उसके लिए ये उसको एक हम पोटेंशियल नाम देंगे, मैंने बोला ना, उसका रीजन हम यहाँ देखेंगे। तो ये लॉस, इलेक्ट्रॉन लॉस करने का पोटेंशियल, कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, मतलब दो लोग हैं, दो लोग ही इलेक्ट्रॉन का लॉस करने वाले हैं, कोई भी गेन नहीं करने वाला। किसके पास पावर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का, वो टेबल हम अभी देखेंगे। ओके, तो बेस्ड ऑन दैट ये रिएक्टिविटी सीरीज आई है। हमें तो रीजन नहीं बताया गया था, लेकिन नाउ वी आर गोइंग इनटू द रीजन, क्योंकि हम थोड़ा डीप में पढ़ रहे हैं साइंस में। ओके, सो ये समझ में आ गया? ओके, हाँ, so at this stage we investigate the state of equilibrium for the reaction. Okay, for this purpose let us place a strip of metallic copper in a zinc sulfate solution. अब देखो दूसरा, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में हमने क्या किया, कॉपर डाल दिया, कॉपर की स्ट्रिप डाल दी, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर की स्ट्रिप। तो अब वापस कॉपर जिंक को रिप्लेस कर देगा या नहीं करेगा, हमने यही 10th में देखा था कि कॉपर सल्फेट में जिंक का रॉड डाल दो तो क्या होगा, और जिंक सल्फेट में कॉपर का रॉड डाल दो तो क्या होगा। तो दोनों में से एक ही रिएक्शन पॉसिबल है, तुम्हें नहीं पता, हमको कहां पूछो। ओके, सो दोनों में से एक ही रिएक्शन पॉसिबल है। रिएक्टिविटी सीरीज में जो ज्यादा पावरफुल होगा वही रिएक्शन पॉसिबल है। मतलब कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि दो रिएक्शन है हमारे पास, ओके, कौन कौन सी दो रिएक्शन है, वन रिएक्शन ऐसी है कि Cu हम डाल रहे हैं किसमें, ZnSO4 में, तो मिल जा रहा है
CuSO4 प्लस जिंक। और दूसरा मैं ऐसा बोल रहा हूं कि CuSO4 पहले से है, मतलब ऐसे उल्टा, ये जो है उसका उल्टा, CuSO4 पहले से है, उसमें अब अगर मैं जिंक डालूंगा तो यहाँ हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। ये दोनों में से एक ही रिएक्शन होगी, दोनों नहीं होगी, ये वाली होगी। क्यों? आधा आधा याद आ रहा है। आधा आधा याद आ रहा है, कोई बात नहीं। अभी जो हमने एग्जांपल देखा उसी को ही कोरिलेट करो। कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन था तो जिंक डाला तो जिंक के ऊपर कॉपर आ गया था, मतलब जिंक कैन डिस्प्लेस द कॉपर। ओके, जिंक कैन डिस्प्लेस द कॉपर, तो बट कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक। डन? ओके, आ गया पहले, जिंक पहले आ गया। ओके, अभी तो Cu की बारी भी नहीं आई, तो जिंक Cu से ज्यादा पावरफुल है, तो मतलब जिंक ये कॉपर को हटा सकता है, लेकिन कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता। डन? ओके, सो दैट इज द थिंग। तो यहाँ पे वही है, नो विजिबल रिएक्शन इज नोटिस्ड एंड अटेम्प्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ Cu+2 आयंस बाय पासिंग H2S गैस through the solution to produce the black color of the cupric sulfide CuS does not succeed। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज ही नहीं हुआ। cupric sulfide has, नाम याद रखना है ये सारे, cupric sulfide has such a low solubility that this is an extremely sensitive test, yet this amount of Cu+2 formed cannot be detected। मतलब Cu+2 फॉर्म बने वो डिटेक्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही कम सॉल्युबल है। ओके, we thus conclude that the state of equilibrium for the reaction greatly favors the products over the reactants। products over the reactants मतलब कि जो पहले प्रोसेस की वो ज्यादा फेवरेबल है कंपेयर टू दी जो बाद में हम बोल रहे हैं उससे। ओके, समझ में आया? सो नाउ अभी आगे और देखते हैं। लेट अस एक्सटेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन नाउ टू कॉपर मेटल एंड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन वाटर। अब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लेते हैं। अभी क्या था? कॉपर नाइट्रेट, उसमें जिंक डाला है। अब हम क्या ले रहे हैं? सिल्वर नाइट्रेट है और अब हम कॉपर डाला है। क्या लगता है रिएक्शन होगी या नहीं होगी? होगी। सिल्वर नाइट्रेट तो भाई, सिल्वर तो बहुत ही लेस रिएक्टिव है, तो कॉपर तो ज्यादा ही है, तो कॉपर क्या निर्भय यहाँ कौन सा पेपर? पेपर दे दो भाई। तुम्हारी नोटबुक में से ले लो ना पेपर। नोटबुक से नहीं ले। तुम ले गए थे क्या घर? ये लो इसमें से ले लो, इसमें से ले लो तुम। हाँ चलो। सिल्वर तो बहुत ही कम रिएक्टिव है, तो भाई ऑब्वियसली कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो उसको क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। ओके, सो वो हम देखते हैं। Arrange the setup as shown in the figure. The solution develops blue color due to the formation of Cu+2 ion on account of the reaction। मतलब सिल्वर नाइट्रेट था, अब कॉपर उसमें डाला, तो कॉपर क्या करेगा? रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। ओके, सो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए तो कॉपर +2 बन गया, और Ag जो था उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। ओके, क्योंकि उसको लेने तो पड़ेंगे, NO3 तो उसकी जगह पे है ही, मतलब सिल्वर नाइट्रेट है तो NO3 तो उसकी जगह पे है ही, लेकिन इसने जो एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए वो कौन लेगा? तो वो इसने ले लिया। ओके, सो हियर कॉपर सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cu+2 एंड Ag+ is reduced to Ag। इक्विलिब्रियम ग्रेटली फेवर्स द प्रोडक्ट्स Cu+2 एंड Ag। मतलब कि इक्विलिब्रियम ग्रेटली फेवर्स द प्रोडक्ट्स, मतलब कि यही होगा Cu+2 एंड Ag। अगर तुम इसका उल्टा करोगे तो होगा नहीं, तो उसी का मीनिंग है कि इक्विलिब्रियम ग्रेटली फेवर्स द प्रोडक्ट, मतलब इक्विलिब्रियम रीच हो गया तो तुम्हें प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, रिएक्टेंट देखने को मिलेंगे नहीं, क्योंकि ऐसे रिएक्शन ही नहीं होने वाली, फॉरवर्ड ही रिएक्शन होने वाली है। डन? ओके, बाय द वे, by way of contrast let us also compare the reaction of metallic cobalt। देखो सब में यही है कंसेप्ट, समझ गए? कॉम्पिटिटिव नेचर हम देख रहे हैं, सब में कंसेप्ट यही है कि भाई दोनों ही इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, कौन ज्यादा पावरफुल है उसकी बात हम करने वाले हैं। ओके, सो कोबाल्ट अलग अलग एग्जांपल है। कोबाल्ट प्लेस्ड इन निकल सल्फेट, तो निकल सल्फेट का सॉल्यूशन है,
उसमें हमने क्या प्लेस कर दिया, कोबाल्ट प्लेस कर दिया। तो कोबाल्ट में से कोबाल्ट +2 बन जाएगा और निकल +2 है उसमें से निकल बन जाएगा। डन। सो दैट इज द केस। Now, at equilibrium, chemical test reveals that both Na+2 and CO+2, Na+2 and CO+2, cobalt+2 are present at the moderate concentrations. In this case, neither the reactant and nor the products are greatly favored. मतलब ये ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पर ना ही ज्यादा Cu+2 दिख रहा है और ना ही ज्यादा Cu बोल रहा हूँ, CO+2 दिख रहे हैं और ना ही ज्यादा Na+ दिख रहे हैं। दोनों ही मॉडरेट लेवल पे है, मतलब ऑलमोस्ट 50-50 जैसा केस है। इसलिए इसके पहले हम बोलते थे कि प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम फेवर्स द प्रोडक्ट और इक्विलिब्रियम फेवर्स द रिएक्टेंट, लेकिन इसमें हम ऐसा कुछ बोलने वाले नहीं है। दैट मीन्स उसका कंक्लूजन, उसका हम इसके ऊपर से क्या इन्फर कर सकते हैं कि दोनों की ये जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन गेन और लूज करने की, वो क्या है, सेम जैसी है। डन। Okay, so this competition for release of electrons incidentally reminds us of the competition for the release of protons among the acid. The similarity suggests acid में भी ऐसा होता था कि कौन जल्दी प्रोटॉन डोनेट कर देगा, H+ डोनेट कर देगा। उसी के बेस पे ही तो हम बोलते थे कि दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, दिस इज वीक एसिड। HCl है और एसिटिक एसिड है, तो HCl को हम स्ट्रॉन्ग बोलते थे, एसिटिक को हम वीक एसिड बोलते थे। क्यों? क्योंकि दोनों ही H+ रिलीज कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा फास्टली कौन कर रहा है, HCl। ओके, और वीक मतलब उसका बहुत ही कम आयनाइजेशन होने वाला है। हमने देखा था कि वीक एसिड है तो 95% तो इनसॉल्युबल रहता है और सिर्फ 5% का आयनाइजेशन होता है। डन। तो वही केस हमें याद आता है, ऐसा बोल रहे हैं। This similarity suggests that we might develop a table in which metal and their ions are listed on the basis of their tendency to release the electrons, just as we do in the case of acids to indicate the strength of the acid. मतलब जैसे हमने एसिड में किया था, सबके Ka वैल्यू निकाले थे, फिर अब हम Ka वैल्यू से बोल सकते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। तो यहाँ ऐसा बोल रहे हैं कि अब हमें वैसा ही करना चाहिए एलिमेंट्स के लिए कि भाई एक ही हम टेबल देख ले, तो टेबल से ही हमें डायरेक्टली वैल्यू से ही पता चल जाए कि भाई इलेक्ट्रॉन जैसे कि Mg+2 है, Ca+2 है, ओके, एल्यूमिनियम +3 है, सोडियम +1 है, बट कौन पहले इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये डिसाइड कौन करेगा, टेबल में वैल्यू देख लो। डन। तो वही चीज बता रहे, टेबल हमें अच्छा बनाया दिया हुआ ही है, हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो। As a matter of fact, we have already made a certain comparisons. By comparisons, we have come to know that zinc releases electrons to copper, copper releases electron to silver, and therefore the electron releases tendency of metals is in the order zinc की इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, तभी तो वो कॉपर जो था, कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, उसमें उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। फिर कॉपर जो है उसकी जिंक से कम है, लेकिन सिल्वर से ज्यादा है, और सिल्वर की तो सबसे कम है। ये तो हमें पता ही था, बट वो पता था, वो 10th के बेस पे रटा हुआ पता था, लेकिन अभी हमें पता चला कि ये एक्सपेरिमेंटल है। ये भी कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंटली, कि भाई सबसे पहले हमने क्या लिया, कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, उसमें जिंक डाल दिया, जिंक ने रिप्लेस कर दिया भाई, मतलब जो कॉपर नाइट्रेट का ब्लूइश कलर था वो क्या हो गया, डल होने लगा, व्हाइटिश होने लगा। दैट मीन्स Cu+2 आयन वहां पे मतलब रिप्लेस हो रहे हैं किससे, Zinc+2 से। अब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन और कॉपर का रॉड डाल रहे हैं। अगेन सिल्वर नाइट्रेट में से जो Ag+ है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और Cu+2 जो है, कॉपर का रोड है ना, तो कॉपर के रोड में Cu में से क्या बन जा रहा है, Cu+2, कैसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। डन। तो ये रिएक्टिविटी हमें मिलती है, ये हमने एक्सपेरिमेंटली देखा, 10th में हमने टेबल गिवन था और रट लिया था। अभी ये एक्सपेरिमेंट है, उसके बेस पे सब सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, तब जाके ऐसा एक टेबल बन गया। ओके, तो वो हमें बनाया हुआ दिया गया है, बनाया हुआ। ओके, सो वो हम अभी देखेंगे। वी वुड लव टू मेक आवर लिस्ट मोर वास्ट एंड डिजाइन अ मेटल एक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो वो टेबल का नाम हम क्या देने वाले हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। So the competition for electrons between the various metals helps us to design a class of cells named as galvanic cells, in which the chemical reactions become the source of electrical energy.
गैल्वेनिक सेल्स, ये हम आगे 11th 12th में थोड़ा थोड़ा हम देखने वाले हैं। डेनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, मतलब क्या, जैसे कि हमारे फोन की, वॉच की, और से वो पेंसिल सेल होता है, और से वो बैटरी होती है हमारी व्हीकल्स में, जो कार में होती है, और गीजर में हम ऐसे बड़े बड़े सेल डालते हैं, वॉल क्लॉक में पीछे ऐसे डालते हैं सेल। वो सेल काम कैसे करते हैं वो हम डिटेल में देखने वाले हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ उसका यूज बता रहे हैं कि इसके बेस पे वो बनाया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी के। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है, वो टेबल जो है, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन, भाई ज्यादा जल्दी देने वाला ही रखो अंदर। क्यों? क्योंकि हमें फटाफट इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, फटाफट गेन करने हैं, और केमिकल रिएक्शन कम करना है। नहीं तो फिर वो सेल तो अभी जैसे कि ऐसा तुमने ऐसे रिमोट है और रिमोट में से पुश किया, 1 घंटे बाद टीवी शुरू हो रहा है। ओके, जस्ट इमेजिन। क्यों? क्योंकि वहां केमिकल एक्टिविटी होने में ही इतना टाइम लग गया। समझ में आ रहा है कि मतलब फिर घड़ी में डाल दिया तो घड़ी तो 2-3 घंटे लेट ही चलती रहेगी, क्योंकि वहां पे बैटरी सही काम कर रही नहीं है। तो जो ज्यादा पावरफुल हो उसी का सेल बनाना चाहिए ना। सोचो कि हमने सिल्वर का सेल बना दिया तो वो तो इतना आराम से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ओके, तो भाई फिर मीनिंग ही नहीं है, महंगा तो पड़ेगा ही, एट द सेम टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। ओके, दैट इज द केस। तो ये सिर्फ उसका एक यूज बताया गया है। We would study, ये देखो मैं जो बोला, we would study more about these cells in class 12। डन? तो मोर मतलब एक पूरा चैप्टर है, इतना मोर, इतना डिटेल में हम पढ़ेंगे। ओके, सो ये समझ में आ गया। तो ये हमारी पूरी की पूरी थियरी थी कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए भी कंपटीशन लगती है। कॉपर बोलेगा मैं दे दूंगा, जिंक बोलेगा मैं दे दूंगा, सिल्वर बोलेगा मैं भी दे दूंगा, बाकी सब भी बोलेंगे, लेकिन हमने ये 3 का एग्जांपल लिया और उसके बेस पे हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई है। जो टेबल बनाया है वो टेबल अभी हम आगे देखने ही वाले हैं, अभी हम डिस्कस नहीं कर। अंडरस्टूड?